नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिशोभा। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। म्यांमार में लगातार भूकंप के 2 झटकों से जानमाल का नुकसान होने की खबर ने नेपिता और मांडले सहित कई क्षेत्रों में आपातकाल घोषित। थाईलैंड में भी भूकंप से हुआ नुकसान, राहत एवं बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को लेकर जताई चिंता। भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप आक्रमैन ने राजधानी ईटानगर में राज्यपाल केटी पटनायक से की मुलाकात। राज्यपाल ने जर्मनी से अरुणाचल प्रदेश के युवाओं का आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कौशल विकास में सहयोग का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मियों के 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भागियों को महंगाई राहत को मिली मंजूरी। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना, किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। म्यांमार में आज लगातार भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई। मांडले में प्रतिष्ठित आवा ब्रिज इरावदी नदी में गिर गया और कई इमारतें ढह गई। भूकंप का केंद्र सांगाइंग के पास था। इस बीच म्यांमार में नेपिता और मांडले सहित कई क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी लगभग 900 किलोमीटर दूर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारतीय दूतावास थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक भारतीय नागरिकों से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार थाई रक्षा मंत्री ने बताया कि भूकंप में निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 90 लोग लापता है और 3 की मौत हो गई है। इधर भारत में कोलकाता और इम्फाल में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी संभावित सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है और विदेश मंत्रालय को म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के संपर्क में रहने को कहा गया है। भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप आक्रमैन ने गुरुवार को राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान कोलकाता में जर्मनी के कॉन्सुलेट जनरल बारबार वोस सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान क्लीन एनर्जी, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और सतत रूप में रोजगार के अवसर पैदा करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने ग्रीन एनर्जी, वोकेशनल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में जर्मनी की दक्षता को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के युवाओं का आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने इको टूरिज्म के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास का भी प्रस्ताव रखा। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता के त्वरित विकास के लिए जर्मनी के साथ सहयोग पर बल दिया। उन्होंने सस्टेनेबल अर्बन सेंटर्स की स्थापना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए स्मार्ट सिटी प्लानिंग में जर्मनी से सहायता का आग्रह किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख में आज वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक कार्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस संगोष्ठी की शिक्षा मंत्री पीडी सोना, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर गुरु प्रकाश सहित कई शिक्षाविदों ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश भर में चुनाव खर्चा में भारी कमी आएगी। ये जो हमारा जो डिपेंडेंसी एंड लुकिंग एट द रिजल्ट्स के कहाँ पे क्या हो रहा है, उस पर हम अपना सोच बदलना, उस पर हम अपना चॉइस ऑफ कैंडिडेट बदलना, उसमें अपना चॉइस ऑफ पार्टी बदलना, वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज आगे क्या होने वाला पता नहीं। पहले होता तो वो एग्जिट पोल वगैरह वो भी तो बंद कर दिया। तो एज अ लेमैन यू डोंट हैव दैट मच ऑफ वो इतना आपका एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है कि आप पॉलिटिकल गुरु तो नहीं है कि आप कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा पार्टी कब आ रहा है। तो मेरा ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट पर्टिनेंट थिंग विच वी
see why it's beneficial for having one nation one election. तो लोगों ने बोला है, I'll also reiterate, जो खर्च होता है ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल, ये जो खर्च को जैसे बोल रहे हैं कि अगर एक इलेक्शन होता है साइमल्टेनियसली, उससे कितना हमारा खर्च बचने वाला है देश का, तो उस पैसे को हम देश का उन्नति में हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो हमारा जो क्वालिटी गवर्नेंस टाइम भी खराब होता है, तो 5 साल में आप अगर हर 5 साल में हर साल में अगर 3-4 महीना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में ही गुजार दोगे, एंड एमसीसी का बात तो हाई है, द लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग एमसीसी, एंड नानी बात जिन्हें भी बोला था कि एमसीसी सुनने से लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, इस तरीका का एक जो लोगों में माइंडसेट है। तो ये सब चीज़ से उभर के आने में शायद ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही। राज्य सचिवालय ईटानगर में आज शिक्षा मंत्री पीडी सोना की मौजूदगी में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वन साइड एसिल और लोक्सिटिका फाउंडेशन पेरिस और ब्रॉड आर्क्स फाउंडेशन भोपाल के बीच स्कूल स्तर पर नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम एक ए विजन फॉर एवरी चाइल्ड विषय पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य राज्य के 2800 सरकारी स्कूलों में अप्रिहेंसिव विजन स्क्रीनिंग के माध्यम से सभी छात्रों की निःशुल्क नेत्र जांच पर समय पर क्रिएटिव इंटरवेंशन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भागियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि यह इस साल की 1 जनवरी से लागू होगा। मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराने और बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले 4 लेन के ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25. This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। Historic decision has been taken today. Complete electronics की manufacturing value chain में आप जानते हैं we are making very good progress in the semiconductor part of the value chain. All these components will now be manufactured in India, and this will significantly improve the value addition that we get, right? Sub appliances में these components go. So this is not just electronics as in electronics for mobile phone or electronics for laptop and servers. ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है complete, and this will be over 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर, और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1 लाख। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़। युवाओं में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक सोसाइटी स्पीक मेके की अरुणाचल चैप्टर द्वारा आज नाहरलगुन के ओजो मिशन स्कूल में क्लासिकल सत्रीय डांस पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में स्पीक मेके की अरुणाचल चैप्टर की कोऑर्डिनेटर चायनिका विशिष्ट ने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक और कल्चरल का प्रशिक्षण दिया। स्पीक मेके की स्थापना 1977 में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ ने किया था और इस संगठन का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं, योगा, मेडिटेशन, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना है। जो हमारे धरोहर जो कि आगे हमारे जो जनरेशन को वो आगे चलते जाना है, आगे उनको उनके बच्चों के साथ में लेके जाना है। तो इसके कारण हम
जैसे कि हमारे जो आर्टिस्ट आते हैं बहुत बड़े, जो गुणी जन आते हैं, जो कि अवार्डी आर्टिस्ट होते हैं, मैक्सिमम ए ग्रेड आर्टिस्ट होते हैं। इसमें सिर्फ डांस या वोकल के लिए नहीं होते, इसमें आपका आर्टिसन होते हैं, चित्रकला के होते हैं, उसके बाद में योगा के होते हैं, बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो मास्टर्स होते हैं। और स्पीक मेकर का बहुत सारा मॉड्यूल है, जो कि आज आपने जो देखा यहाँ पे, ये एक वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन मॉड्यूल है। ये हम बच्चों के, सब स्कूल के बच्चों के साथ में जैसे परफॉर्मेंस रहता है आर्टिस्ट का, और साथ में जो होता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन, बच्चे को बताना ये आर्ट फॉर्म के बारे में, समझाना, ताकि वो उसे समझ आए थोड़ा सा। ऐसे तो एक दिन में सीख नहीं जाएंगे, लेकिन जो आगे उन लोग का इंटरेस्ट जागे और अपने कल्चर के प्रति उनका जो एक श्रद्धा हो, भक्ति हो, आगे उनका कल्चर को आगे लेके जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि इस वर्ष 1 मार्च तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 9 लाख से अधिक अस्पतालों में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। श्री नड्डा ने लोकसभा में एक उत्तर में कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए अब तक 10 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 14 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 13,866 निजी अस्पतालों और 17,091 सार्वजनिक अस्पतालों सहित कुल 30,957 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। श्री नड्डा ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 34,954 करोड़ रुपए के 2 करोड़ 21 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से उनको करती है, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ। मणिपुर विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टूडेंट के छात्रों ने तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के सीमावर्ती इलाकों का शैक्षणिक भ्रमण किया। भारतीय सेना की गजराज कौर ने एजुकेशनल टूर पर आए मणिपुर के छात्रों को चीन की सीमा से लगे ऐतिहासिक बुमला पास का भ्रमण कराया और उन्हें भारतीय सैनिकों की बहादुरी के बारे में जानकारी के साथ ही रणनीतिक महत्व से भी अवगत कराया। छात्रों को सेक्रेट बैटल फील्ड के बारे में भी जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में महिला एवं सहायता समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है। ईस्ट सियांग जिले की मिरसाम सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हर महीने स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस समूहों ने आज चलाए गए अभियान में सफाई के साथ ही कचरे का निपटारा किया। क्लीन मिरसाम अभियान का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पौधारोपण को बढ़ावा देना और स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। हम लोग सोशल सर्विस करने वाला लोग तो होल ये एसएजी लोग कर रहे हैं, एसएजी पीएलएफ लोग सब अन्य लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग एज वाला होने से भी ना सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कचरा को ये जो हम लोग आने पड़ती तो गोड़ लोग को तो गंदा सफा रखता ही है, तो ना तो हम लोग अभी थोड़ा बस्ती को भी सफा रखेगा बोल के तो हम लोग ऐसे हम लोग किया है। तो मैडम लोग भी हम लोग को जो एसएजी एयरसलम मैडम लोग हमको सिखाता है, तो हम लोग को बोलता है कि आप लोग का कुछ प्रॉब्लम होने से, आप जिसका घर में अपोंग पीने वाला या ड्रगिस वाला होने से वो लोग को आप लोग सब हेल्प करके उसको कैसे आदत छुड़ाता है। सेला टनल के पूरा हो जाने के बाद से उस रूट पर अब हर मौसम में यातायात आसान हो गया है। सर्दियों में बर्फबारी के चलते सेला से मूवमेंट बंद हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। सेला टनल से हर सामान्य दिन में 500 से 600 लोग हर तरह के वाहनों के जरिए सेला टनल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पीक सीजन में यह संख्या 800 से 1000 प्रतिदिन पहुंच जाती है। सेला टनल 13,800 फीट की ऊंचाई पर है और इस टनल के साथ साथ एक एस्केप टनल भी है। दुनिया की सबसे ऊंची डुअल लेन सड़क सुरंग है,
जिसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। सवाल यह है कि सेला टनल इतनी खास क्यों है? दरअसल यह टनल भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को पूरे साल हर मौसम में जोड़े रखेगी। पहले भारी बर्फबारी के कारण यह रास्ता बंद हो जाता था, जिससे भारतीय सेना और स्थानीय लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन अब इस सुरंग से असम के तेजपुर से तवांग तक की यात्रा 1 घंटे तक कम हो गई है। सेला टनल का निर्माण 2 भागों में किया गया है। पहली सुरंग 980 मीटर लंबी एकल ट्यूब टनल है और दूसरी 1555 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल। इन दोनों सुरंगों को जोड़ने के लिए 1200 मीटर की कनेक्टिंग रोड बनाई गई है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।